प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति में हमने पिछली वीडियो में औद्योगिक क्रांति के कारण पढ़े बच्चों। साथ ही हमने यह भी देखा था कि ब्रिटेन में इस दौरान कई आविष्कार हुए और इन आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति में तीव्रता ला दी। इन आविष्कारों से जो परिवर्तन हुए उनमें 4 बड़े परिवर्तन मुख्य रूप से लौह उद्योग का रूपांतरण, कपास की कताई और बुनाई, भाप की शक्ति का विकास और रेल मार्गों की शुरुआत मुख्य हैं। इस वीडियो में हम लौह उद्योग और कपास की कताई व बुनाई के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों लोहा और कोयला के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, खनन प्रक्रिया के बाद लौह खनिज ऐसा होता है, इसे शुद्ध बनाने के लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है ताकि गर्म करके इससे अशुद्धियां निकाली जा सके और शुद्ध तरल लौह धातु निकाले जा सके। इसे लौह प्रगलन कहते हैं, अर्थात लौह खनिज को उच्च ताप पर गर्म करके शुद्ध तरल धातु निकालने की प्रक्रिया लौह प्रगलन कहलाती है। बच्चों, शुरुआती दिनों में लौह प्रगलन प्रक्रिया में उच्च तापमान के लिए काठ कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। काठ कोयला अर्थात चारकोल, यह लकड़ी से प्राप्त किया जाता था। बच्चों, चित्र में देखिए काठ कोयला जलाया जा रहा है लौह प्रगलन के लिए ताकि लौह धातु से कच्चे लोहे से अशुद्धियां निकाले जा सके। लेकिन इस प्रक्रिया से बना लोहा ज्यादा इस्तेमाल योग्य नहीं था। कारण क्या था बच्चों? काठ कोयले की अपनी ही समस्याएं थी। क्या थी? लंबी दूरी तक ले जाने की प्रक्रिया में यह टूट जाता था। अशुद्धताओं के कारण घटिया किस्म के लोहे का उत्पादन होता था। यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं था क्योंकि लकड़ी के लिए जंगल काट दिए गए थे और यह उच्च तापमान भी पैदा नहीं कर सकता था, जिससे लौह प्रगलन की जो प्रक्रिया है वो धीमी रही। इस समस्या का समाधान श्रोपशायर के डर्बी परिवार जो लौह उस्ताद थे ने खोज निकाला। बच्चों, डर्बी परिवार की 3 पीढ़ियों ने धातु कर्म उद्योग में क्रांति ला दी। इसके अलावा अन्य भी बहुत से आविष्कार हुए जिससे लौह उद्योग में विकास हुआ। सबसे पहले प्रथम अब्राहम डर्बी के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, जिन्होंने 1709 में धमन भट्टी का आविष्कार किया। अब लौह प्रगलन में उच्च तापमान और अशुद्धियां दूर करने के लिए काठ कोयले की जगह कोक का इस्तेमाल किया जाने लगा। देखिए बच्चों, चित्र में धमन भट्टी किस तरह कार्य करती है दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें ऊपर से कच्चा लोहा और कोक डाला जाता है। नीचे देखिए बच्चों, गर्म हवाओं के जरिए उच्च तापमान पैदा किया जाता है। लगभग देखिए 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान है, काफी उच्च तापमान है जिससे लोहा शुद्ध किया जा सकता था। इसमें बच्चों आप देखिए जो पिंक कलर में है यह शुद्ध लोहा है और जो रेड कलर में है ये अवशिष्ट पदार्थ हैं, यानी अशुद्धियां निकल गई हैं। इससे तैयार किया हुआ लोहा अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा होता था। दूसरा द्वितीय अब्राहम डर्बी का आविष्कार है बच्चों। इन्होंने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का आविष्कार किया। पहले के मुकाबले अब लोहे को पीटकर अनेक रूपों में ढाला जा सकता था। पिटवा लोहा बच्चों ढलवा लोहे से ज्यादा शुद्ध था। इसे किसी भी आकार में उत्पादित करना संभव हो जाता था। पहले जो ढलवा लोहा था वह जल्दी टूट जाता था, लेकिन पिटवा लोहे से अनेक प्रकार के जो है आकार दिए जाने लगे लोहे को। हेनरी कोर्ट ने आलोडन भट्टी और बेलन मिल का आविष्कार किया। आलोडन भट्टी में पिघले लोहे से अशुद्धियां दूर करना संभव हो गया। आपको याद रखना है कि पिघला लोहा शुद्ध होता था, लेकिन उसे और ज्यादा शुद्ध आलोडन भट्टी के माध्यम से किया जाने लगा। यह आलोडन भट्टी का चित्र है बच्चों। और बेलन मिल के आविष्कार से जो शुद्ध लोहा था उससे छड़ें तैयार करना संभव हो गया, जिसकी वजह से अब लोहे से अनेक उत्पाद बनाना संभव हो गया। क्योंकि लोहे में टिकाऊपन ज्यादा था, इसलिए इसे मशीनें और रोजमर्रा की चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। जॉन विल्किंसन ने बच्चों लोहे की कुर्सियां, टंकियां और लोहे की पाइप बनाई। पेरिस को पानी की आपूर्ति के लिए लोहे की पाइपों का इस्तेमाल किया गया, जिसका आविष्कार जॉन विल्किंसन ने किया था। तृतीय अब्राहम डर्बी
दो डर्बियों के बारे में हमने पढ़ा है बच्चों, प्रथम अब्राहम डर्बी और द्वितीय अब्राहम डर्बी। तृतीय अब्राहम डर्बी ने पहला लोहे का पुल सेवर्न नदी पे बनाया बच्चों, जो कोलब्रकडेल में बनाया गया। आगे चलकर यह इलाका आयरन ब्रिज नामक गांव में विकसित हुआ। आज ब्रिटेन में आयरन ब्रिज एक हेरिटेज साइट है बच्चों, यानी विरासत स्थल है। लौह उद्योग के विकास में हमने बहुत से आविष्कार देखे और लोहे को शुद्ध करने के लिए आविष्कारों की काफी भूमिका भी रही। इस दौरान बच्चों 1800 से 1830 के बीच ब्रिटेन में लौह उत्पादन लगभग 4 गुना हो गया। पूरे यूरोप में सबसे सस्ता लौह उत्पादन ब्रिटेन में होता था। 1820 में 1 टन ढलवा लोहा बनाने के लिए 8 टन कोयले की जरूरत होती थी, लेकिन 1850 तक आते आते 1 टन ढलवा लोहा बनाने के लिए केवल 2 टन कोयले की जरूरत पड़ी। 1848 तक ब्रिटेन द्वारा बनाए गए लोहे की मात्रा बाकी सारी दुनिया द्वारा पिघलाए गए लोहे से अधिक थी। ध्यान से पढ़ना है बच्चों, पूरी दुनिया एक तरफ और ब्रिटेन एक तरफ। किस मामले में? लोहे को बनाने की प्रक्रिया में। लौह उद्योग के विकास में एक और चीज थी बच्चों, जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया इस उद्योग के विकास में। ब्रिटेन इस मामले में सौभाग्यशाली था कि एक ही बेसिन में या द्रोणी में उच्च कोटि का कोकिंग कोयला और उच्च सत्र का लौह खनिज साथ साथ पाए जाते थे। देखिए बच्चों, मानचित्र पर लोहा और कोयला उत्पादन केंद्र हैं, लगभग साथ साथ हैं। और एक और खास बात यह थी कि ये द्रोणी जो अक्षेत्र हैं वे बंदरगाहों के नजदीक थे। ब्रिटेन में 5 द्रोणियां ऐसी थी बच्चों जो तटीय कोयला अक्षेत्र थे। इससे बच्चों उत्पादों को सीधे ही जहाजों में लदवाकर विदेशों में भेजा जा सकता था। देखिए बच्चों, ये लोहा और कोयला उत्पादन केंद्र है और ये बंदरगाहें हैं। बंदरगाहों के नजदीक होने से सीधे ही तैयार माल को जहाजों में लादकर विदेशों में भेजा जा सकता था, जिससे जहाज निर्माण का कारोबार और नौ परिवहन का व्यापार खूब बढ़ा। लौह उद्योग के बाद बच्चों आइए कपास की कताई और बुनाई से संबंधित उद्योग पढ़ते हैं। आरंभ में ब्रिटेन ऊन और सन से कपड़ा बुना करते थे, लेकिन 17वीं सदी में इंग्लैंड ने भारत से सूती कपड़े की गांठों का आयात करना शुरू किया। बच्चों, गांठ का अर्थ होता है कपास से धागा तैयार करना। तो इस गांठों का इस्तेमाल ब्रिटेन ने अपनी फैक्ट्रियों में कपड़े उत्पादन में किया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक नियंत्रण के बाद, यानी जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हो जाती है, तो भारत से कच्चे कपास का आयात करना शुरू कर दिया। अब धागा नहीं, कच्चा कपास, कच्चे माल का आयात करना शुरू किया ताकि इसे अपनी फैक्ट्रियों में पक्के माल में बदला जा सके। अब इंग्लैंड में ही कटाई और इंग्लैंड में ही बुनाई का कार्य किया जाने लगा और साथ ही बच्चों इस तैयार माल को अपने उपनिवेशों में निर्यात किया जाने लगा। उपनिवेश हमने पिछले वीडियो में विस्तार से पढ़ा है बच्चों, और आपको पता ही है भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो भारत से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड ने अपनी फैक्ट्रियों में उसे उत्पादित करके फिर से भारत के बाजारों में ही बेच दिया। 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कताई का काम काफी धीमा था। काटने वाले दिन भर लगे रहते थे कताई के काम में, फिर भी बुनकरों को धागे के लिए इंतजार करना पड़ता था। लेकिन प्रौद्योगिकी के बाद, यानी कपड़ा उद्योग में तकनीक आने के बाद, कपास से धागा काटने और उससे कपड़ा बनाने की गति एकाएक बढ़ गई। देखिए बच्चों, सूती वस्त्र उद्योग के विकास में जिन आविष्कारों का योगदान रहा उन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले उड़न तुरी करघा जॉन के ने आविष्कार किया। इससे बच्चों कपड़ा शीघ्रता से बुना जा सकता था और अधिक चौड़ा कपड़ा बनाया जा सकता था, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। दूसरा था बच्चों स्पिनिंग जेनी या कताई मशीन। 1765 में जेम्स हेरग्रीव्स ने इसका आविष्कार किया। अब अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। तीसरा है बच्चों वाटर फ्रेम। रिचर्ड आर्काइट ने 1769 में इसकी खोज की। इसकी सहायता से मजबूत कपड़ा बनाया जा सकता था।
इस मशीन को घर में नहीं लगाया जा सकता था, अतः कारखानों का जन्म हुआ। शैमुअल क्रॉम्पटन ने 1779 में म्यूल का आविष्कार किया। इससे धागा बारीक और पक्का बनता था। देखिए बच्चों, म्यूल किस तरह कार्य करती है। एडमंड कार्टराइट ने 1787 में पावर लूम का आविष्कार किया। इससे किसी तरह के धागे की बुनाई की जा सकती थी। जब भी धागा टूटता, मशीन अपने आप काम करना बंद कर देती थी। बच्चों, 1830 के दशक से कपड़ा उद्योग में नई नई मशीनें बनाने की बजाय श्रमिकों की उत्पादकता पर ध्यान दिया जाने लगा। कताई और बुनाई के कार्यों में संतुलन बनाए रखने के लिए जिन आविष्कारों का इस्तेमाल किया जा रहा था, वे आविष्कार अब इसके बाद नहीं किए गए, क्योंकि अब श्रमिकों की उत्पादकता पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। बच्चों, इस वीडियो में हमने लौह उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ा। आगे हम भाप की शक्ति और नहरें और रेलों के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।